नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निषाद ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। आज मेरे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कोविड-19 स्पेशल। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हम अनवरत निरंतर आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के छात्रों के हित के लिए और कहीं न कहीं उनके मार्गदर्शन के लिए हम लगातार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन और जीके से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको YouTube पर यह वीडियो हमारा देख रहे हैं, अगर आप हमारा यह वीडियो जो है YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर करिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करेगा। क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो है 27 नवंबर से स्टार्ट हैं, तो अक्टूबर और नवंबर का माह आपके लिए निर्णायक होने वाला है। अभी तक अगर आपने कोरोना के बारे में नहीं सुना था, कोविड-19 के बारे में सुना जरूर था, ये तो महामारी है, ये जो है लॉकडाउन लगा दिया है, विद्यालय तक बंद कर दिया है, तो हम जरूर सुने हैं कोविड-19 के बारे में, लेकिन इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारी परीक्षाओं में आएंगे, यहां से हमने नहीं जाना था। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे और 101% बनेंगे जो आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह आपके और आपके दोस्तों के हित की क्लास है। ठीक है, तो कोविड-19 के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहां पर लिखा है जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे, शायद ही कोई बच्चा इसे जानता होगा। ऐसी ऐसी जानकारी हम आपके लिए एकत्रित करके लेकर इसी तरीके से आते रहेंगे और आपकी परीक्षा तक, आपकी सफलता तक आपके साथ रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं बताता हूं, कोरोना वायरस जो सबसे बड़ा नाम है, इसका जो पुराना नाम था, उस पुराने नाम को कहा जाता था नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, अब इसका एक एक रिलेटेड मैं फैक्ट भी बताता चलूंगा। नोवेल कोरोना वायरस का मतलब क्या है? इस नोवेल का मतलब है नया, इस नोवेल का मतलब है नया। ठीक है, कोरोना वायरस जो है पहले भी था, अगर आप पुरानी किताबों में देखेंगे तो वहां पर कोरोना वायरस का नाम लिखा गया है। ठीक है, लेकिन वह कोरोना वायरस उतना ज्यादा खतरनाक नहीं था जितना ज्यादा खतरनाक आज का कोरोना वायरस है। तो इसका जो पुराना नाम था, उस जब पहली बार कोरोना वायरस वुहान शहर में देखा गया तो वहां पर इसका नाम रखा गया नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, नया कोरोना वायरस जो पहले आया था उससे काफी बदल कर नोवेल कोरोना वायरस आया है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं चीजें आपको आ गई होंगी। अब चलिए मैं आता हूं नए नाम की तरफ। इसका जो नया नाम है, उस नया नाम है, उसका नाम है कोविड-19। क्या नाम है? कोविड-19। अब कोविड-19 इसका नाम क्यों रखा गया है तो मैं आपको बताता हूं। सीओ से बन गया है कोरोना, सीओ से कोरोना बन गया है, VI से बन गया है वायरस, कोरोना वायरस, और D से बना है डिसीज। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे लिख रहे होंगे। CO से बना है कोरोना, VI से बना है वायरस, D से बना है डिसीज, 19 का मतलब 2019। ठीक है, तो कोरोना वायरस डिसीज 2019 इसका जो है नया नाम है और इसका जो नामकरण रखा गया है, यह नामकरण इसका 11 फरवरी 2019 से रखा गया है। ठीक है, और यह किसके द्वारा रखा गया है इसका नया नाम? तो यह जो है WHO के द्वारा रखा गया है। अब WHO है क्या? WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आप पूरी जानकारी ले लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। इसी वजह से 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर बात की जाए इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है? इसके अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो जो है इसी की एग्जीक्यूटिव बॉडी के सदस्य बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके जो मेन अध्यक्ष है वो डॉक्टर टेड्रोस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं WHO के बारे में आपने जानकारी ले लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि कोरोना वायरस के वायरस का नाम क्या है? कोरोना वायरस तो एक रोग का नाम है। अगर आपको
सांस से संबंधित कोई बीमारी होती है, आपको कोरोना हो जाता है तो लोग कहते हैं आपको कोरोना वायरस हो गया है, वो डिसीज है, ठीक है। लेकिन जिस वायरस की वजह से कोरोना वायरस हो रहा है उस वायरस का क्या नाम है, तो उस वायरस का नाम है सार्स, सार्स CoV-2, ठीक है। सार्स CoV-2 इस वायरस का नाम है। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे आपकी परीक्षाओं में आएंगे कि कोरोना वायरस के वायरस का नाम क्या है, ठीक है। कोरोना वायरस का पुराना नाम क्या है, नोवेल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जाएगा। कोरोना वायरस के वायरस का नाम पूछा जाएगा, सार्स CoV-2, ठीक है। तो इसका जब आप फुल फॉर्म निकालेंगे सार्स का तो होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी की यहां पर बात की गई है। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है, श्वसन, ठीक है। जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस से आपका लंग सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है, प्रभावित अंग जो होता है वो होता है आपके फेफड़े, ठीक है। आपके फेफड़े इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, आपकी श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। इसका जो प्रसार हुआ है, प्रसार किस तरीके से हुआ है, किसी चीज से ही तो ये वायरस, इंसानों में तो डायरेक्टली उत्पन्न नहीं हुआ होगा, यह वायरस किसी जंतु से ही फैला है, उस जंतु के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रसार जो है सांप से हुआ है, चमगादड़ से हुआ है, और एक पक्षी का नाम है पेंगोलिन, इससे भी इसका उत्पादन हुआ है, अर्थात इसका प्रसार यहीं से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। कहा जाता है कि चीन के लोग जो है चमगादड़ का सूप पीते थे, सांप को कच्चे खाते थे, सांप को भूज करके खाते थे, ठीक है। तो इन्हीं चीजों से जो है इसका प्रसार हुआ है, सांप से हुआ है, चमगादड़ से हुआ है और पेंगोलिन से हुआ है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्टली आपके सामने 4 ऑप्शन दिया जाएगा, कहा जाएगा निम्नलिखित में से किससे कोरोना वायरस का प्रसार नहीं होता है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है, सांप, चमगादड़ और पेंगोलिन। इसके अलावा कोई भी चीज ऑप्शन में दिया रहे उससे जो है कोरोना वायरस का प्रसार नहीं होता है। अब आगे हम बात करते हैं कोरोना वायरस का प्रारंभ कहां से हुआ था। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वह चीन से हुआ था, चीन के वुहान शहर से हुआ था। कहां से हुआ था, चीन के वुहान शहर से हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रारंभ कहां से हुआ था तो आप डायरेक्टली उत्तर दे पाएंगे कि वुहान शहर से इसका प्रारंभ हुआ था। लेकिन अगर घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वुहान शहर किस प्रांत में स्थित है, क्योंकि चीन में प्रांत भी है, जैसे हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम इस तरीके के राज्य हैं, ठीक उसी तरीके से चीन में भी राज्य हैं। तो चीन का एक प्रांत है, उसका नाम है हुबेई प्रांत। क्या नाम है, हुबेई प्रांत। इसी प्रांत में स्थित है वुहान शहर, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं भारत के बारे में। भारत में जो प्रथम केस आया था वो प्रथम केस किस राज्य में आया था। जो भारत का प्रथम केस है दोस्तों वो आया था 30 जनवरी 2020 को और केरल में आया था। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोविड-19 का प्रथम केस भारत में कहां पर आया था, तो आया था केरल में और 30 जनवरी 2020 को आया था। 30 जनवरी 2020 को ही भारत में कोरोना वायरस का एंट्री हो चुका था। 24 फरवरी को ट्रंप चर्चा के साथ मोदी जी जो है जो होता है नमस्ते ट्रंप का एक विस्तृत आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलतियां थी जिसे हमने भांप नहीं पाया। हमारी दूरदृष्टि, हमारी जो दूर सोच है, दूरदृष्टि की सोच है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गलत साबित हुई, ठीक है। तो 30 जनवरी को जब हमारे यहाँ पहला केस आ गया था तो हमें तभी से हमें संकल्पित हो जाना चाहिए था। चीन के वुहान शहर में इतनी आफत मची हुई थी तो हमें उसे देखना चाहिए था। हमारे भी यहाँ 30 जनवरी को आ गया है तो हमें भी एक तरीके से स्ट्रेट हो जाना चाहिए, एक तरीके से सशंकित हो जाना चाहिए, कोरोना वायरस आ गया है, लेकिन नहीं हुआ। उसी का खामियाजा आज भारत भुगत रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रथम मौत कब हुई थी। तो भारत की जो प्रथम मौत हुई थी वो हुई थी कर्नाटक में। कहां हुई थी, कर्नाटक में हुई थी 12 मार्च 2020 को। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोविड-19 की वजह से भारत में प्रथम मौत कब हुई थी। तो कोविड-19 की वजह से भारत में प्रथम मौत जो है 12 मार्च 2020 को कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन था, लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। इसे याद कर लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा, सीधे क्वेश्चन आएगा। लॉकडाउन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, राजस्थान था। और महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था, हरियाणा था, ठीक है। महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था, हरियाणा था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व ने
या WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी कब घोषित किया था? ध्यान से इसे ध्यान रखिएगा, 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। ठीक है, 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहली बात, भारत में पहला केस कब आया था? कहां आया था? केरल में आया था। भारत में पहली मौत कब हुई? कहां हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। भारत में लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन था? तो था राजस्थान। भारत में जो आगे है, भारत में महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हरियाणा था। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला, जनता कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन था? तो था पंजाब। ठीक है, पंजाब जो है कोविड-19 की वजह से सबसे पहला राज्य था जो भारत में कर्फ्यू लगाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको याद हो गई होंगी। कोरोना वायरस के वायरस का नाम है SARS-CoV-2 है। पुराना नाम नोवेल कोरोना वायरस था और नया नाम इसका कोविड-19 है। बेसिकली यहां से क्वेश्चन जरूर उठ सकते हैं, इस वजह से हमने इसे नोट डाउन कराया है और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं कोरोना काल में प्रयोग होने वाले प्रमुख शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब कोरोना काल चल रहा था तो आपसे लोग पूछ रहे थे लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर होता है। आपके ही गांव के लोग पूछ रहे हैं। यहां पर हम उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, आप जिसका अंतर नहीं जानते हैं। आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या अंतर है? आइसोलेशन क्वारंटाइन में क्या अंतर है? उसके बाद लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर होता है? सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या होता है? PPE का क्या मतलब होता है? ठीक है, चलिए मैंने इसे नोट डाउन किया है। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अर्थात व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट, जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसे संपूर्ण रूप से संबद्ध तरीके से PPE कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें मास्क होते हैं, इसमें मास्क होते हैं, इसमें हैंड दस्ताने होते हैं झिल्ली के, इसमें पूरा जो है शरीर को ढकने के लिए एक झिल्ली होती है, उससे शरीर ढका जाता है। एक फेस मास्क होता है जो प्लास्टिक से बनता है। ठीक है, एक तरीके से आप जानिए PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो पूरे शरीर को आपको ढके रहता है कि किसी भी कोने से आपके अंदर वायरस एंट्री न कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं PPE आपके अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं क्वारंटाइन और आइसोलेशन। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को कि क्वारंटाइन किसे कहा जाता है, आइसोलेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो 5 लोगों के परिवार है उनका, और 5 लोगों के परिवार में कोई व्यक्ति है, उन्हें जो है कोरोना हो जाता है। ठीक है, उन्हें जब कोरोना हो जाएगा, जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। आइसोलेशन एक अंग्रेजी शब्द है और इसका मतलब होता है पूर्ण पृथक्करण। क्या होता है? पूर्ण पृथक्करण, पूर्ण पृथकवास। ठीक है, पूर्ण पृथकवास। जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है उसे अलग कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से आइसोलेट कर दिया जाएगा, अर्थात उसे घर से बाहर ही निकाल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उनके जो 4 परिवार और बचे हुए हैं जो उस मरीज के संपर्क में थे, संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को एकदम अलग नहीं किया जाएगा। उन चारों लोगों को एक ही स्थान पर रख दिया जाएगा, जैसे एक ही कमरे में चारों लोगों को रख दिया जाएगा कि आप जो है एक तरीके से 14 दिन पृथकवास रहिए, उसे ही कहा जाता है क्वारंटाइन। ठीक है, तो जो 14 दिन का पृथकवास होता था, 14 दिन का जो पृथकवास होता है उसे कहा जाता है क्वारंटाइन। संपर्क में आए हुए लोग क्वारंटाइन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संपर्क में आए हुए लोग क्वारंटाइन होते हैं और जो कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं उन्हें आइसोलेट किया जाता है, अर्थात उन्हें पूर्ण पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आइसोलेट और क्वारंटाइन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है सामाजिक दूरी। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन कुछ लोग क्रिएट करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग में अंतर बताइए। तो मैं आपसे एक चीज बताने वाला हूं, इस सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ही है फिजिकल डिस्टेंसिंग। इसका मतलब है कि आप जो है लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें, कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, आप जो है किसी से मिलेंगे नहीं। यही है सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग। आपसे कोई व्यक्ति पूछता है सोशल डिस्टेंसिंग या
फिजिकल डिस्टेंसिंग में अंतर क्या है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल आपको यही मतलब दिखाना है कि आपको किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छे से आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं जो महत्वपूर्ण थी, जहां पर हमें जो है कुछ लोग हमें जो है यहाँ पे फंसा देते थे कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर है। ठीक है, मैं आज आपको यह जो डाउट है आपका लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर है, सीधे सीधे देसी शब्दों में इसे क्लियर करने वाला हूं। लॉकडाउन का मतलब होता है दोस्तों तालाबंदी, और कर्फ्यू का मतलब होता है पूर्ण पाबंदी। ठीक है, लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, तालाबंदी होता है, और कर्फ्यू का मैं अपने हिसाब से मतलब बता रहा हूं, कर्फ्यू का मतलब होता है पूर्ण पाबंदी। क्या होता है, पूर्ण पाबंदी होता है। अब मैं बताता हूं, जैसे आपके क्षेत्र में लॉकडाउन लगा, वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, यह वीडियो जो है आज आज जो है 9 अक्टूबर के दिन ये वीडियो शूट हो रहा है, तो यहां पर हमारे भारत देश में लॉकडाउन लग चुका है, अर्थात लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। मैं भी लॉकडाउन को झेला हूं और आप भी लॉकडाउन को झेले होंगे। ठीक है, तो लॉकडाउन का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे। लॉकडाउन का मतलब होता है कि आप जो है घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई आवश्यक सामान लेना हो, जैसे आपको जो है दूध लेना हो, जैसे आपको सब्जी लेनी हो, जैसे आपके बच्चा बीमार हो गया उसे मेडिकल लेके जाना हो, मेडिकल सुविधा देना हो, अर्थात जो अति महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो लॉकडाउन में बहाल रहती हैं। ठीक है, लॉकडाउन में अति महत्वपूर्ण सेवाएं बहाल रहती हैं। इसके विपरीत कर्फ्यू में क्या होता है, अगर किसी विशेष स्थान पर कर्फ्यू लगाया जाता है तो वहां पर संपूर्ण तरीके से पूर्ण पाबंदी होती है। आप किसी को कोई रोग हो गया, कोई घर में मरने वाला है तो उसे मरने दीजिए, वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, किसी बच्चे के पास दूध नहीं है तो दूध लेने आप बाहर नहीं जा सकते, एक कर्फ्यू का मतलब है। लेकिन लॉकडाउन में ऐसा नहीं होता है, लॉकडाउन में आप बाहर जा सकते हैं, अति आवश्यक सेवाओं को आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं लॉकडाउन और कर्फ्यू में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैंने लिखा था ये चीजें आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब कुछ है इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जो आपके लिए मैं देने वाला हूं। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट आपके सामने और लाते हैं जो चीजें आपकी परीक्षा के पेपर में सीधे सीधे छप सकते हैं। ऐसे चीजें, ऐसे फैक्ट जो आपकी परीक्षा में आएंगे और सीधे सीधे परीक्षा में आएंगे और नंबर देकर चले जाएंगे और आप मेरिट में स्थान बनाएंगे और आप अपने बदन पर सितारे लगाएंगे, वर्दी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे एक फैक्ट है, जब आप जो है कोरोना शुरू हुआ था, विद्यालय बंद हुए थे, परीक्षाएं स्थगित हुई थी, उसी बीच में 22 मार्च को मोदी जी आते हैं और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आग्रह करते हैं। जनता कर्फ्यू का क्या मतलब होता है, दिन भर 22 मार्च को आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको घर में बंद रहना है। ठीक है, तो जनता कर्फ्यू का मतलब होता है, जनता कर्फ्यू मतलब घर के अंदर बंद रहना है, लेकिन अति आवश्यक सेवाओं की बहाली थी, उस भी दिन अति आवश्यक सेवाओं की बहाली थी। ठीक, उसी 22 मार्च को शाम को 5 बजे हमने ताली भी बजाई थी, थाली भी बजाई थी, घंटा भी बजाया था और शंख भी बजाया था। ठीक है, तो कोरोना का क्या हुआ आप जानते हैं, ताली थाली घंटा का कोई फर्क नहीं पड़ा कोरोना पर। लेकिन जनता कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन था, तो भारत था। ठीक है, तो भारत पूरे विश्व में जनता कर्फ्यू लगाने वाला पहला देश अगर आपसे पूछा जाए तो भारत था। ऐसा प्रयोग कोई किसी देश ने नहीं किया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 5 अप्रैल की, और इससे पहले हम बात करते हैं 22 मार्च के बाद 25 मार्च वो दिन आता है, 25 मार्च। ठीक है, 22 मार्च के बाद 25 मार्च से लॉकडाउन लग जाता है। 24 मार्च को शाम को 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री महोदय आते हैं और कहते हैं आज से 21 दिन का लॉकडाउन लगाया जाता है। ठीक है, तो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक प्रथम लॉकडाउन लगता है भारत देश में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आ रहा होगा, ये चीजें आपने फेस किया है, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। उसी दरमियान 5 अप्रैल को मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए आपको लाइट ऑफ करना है, आपको लाइट ऑफ करके दिए जलाने हैं, मोमबत्तियां जलानी है, और हमने मना डाली दिवाली। ठीक है, सभी भारत के वासी दिवाली मना डाले कोरोना को भगाने के लिए। बेसिकली मोदी जी का मतलब ये रहा होगा, और यही मतलब था कि हम जो है कोरोना के खिलाफ एकजुट हैं, किसी भी महामारी के खिलाफ हम भारत के देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना था पूरे विश्व के लोगों को। ठीक है, तो 5 अप्रैल 9 बजे रात के 9 मिनट के लिए
हमें लाइट ऑफ करनी थी और दीपक जलाना था। ये 5 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। तो इस कड़ी में लॉकडाउन चार फेज में लॉकडाउन लगता है। लॉकडाउन 1 25 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगता है। लॉकडाउन 2 15 अप्रैल से 3 मई तक लगता है। लॉकडाउन 3 4 मई से 17 मई तक लगता है। लॉकडाउन 4 18 मई से 31 मई तक लगता है, ठीक है। तो आगे क्या होता है आप जानते हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है, अनलॉकिंग व्यवस्था शुरू होती है, अर्थात सेवाएं धीरे धीरे बहाल हो जाती हैं। और आज के परिवेश में जब 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है भारत धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। कोविड-19 का धीरे धीरे रिकवरी रेट बढ़ रहा है, धीरे धीरे केसेस की संख्या भी घट रही है, धीरे धीरे हम जो है हमारी जिंदगी पटरी पर आ रही है, ठीक है। तो 4 बार में लॉकडाउन लगाया गया था। अब मैंने कुछ फैक्ट आपके सामने लिखे हैं। एक फैक्ट मैंने लिखा है आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। इस ऐप के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपको लेनी है। यह ऐप जो है कब लॉन्च हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। 2 अप्रैल 2020 को यह ऐप लॉन्च हुआ था। और इस ऐप के माध्यम से क्या किया जाता था, इस ऐप के माध्यम से यह एक कोरोना ट्रेसिंग ऐप था। कोरोना ट्रेसिंग का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वह अगर इस एप्लीकेशन पर अपना बायोडाटा सेव किया है तो आप भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए हैं तो बगल का जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है आप समझ जाएंगे तो वहां खतरा है, वहां नहीं जाना है हमें, ठीक है। जो आरोग्य सेतु ऐप था वो कोरोना ट्रेसिंग ऐप था। 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। आगे मैंने एक चीज बॉक्स में बनाया है, पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड की जो सीधी सीधी बात थी, कुछ लोग हमसे कोरोना काल में ही पूछे थे जब लॉकडाउन लगा था कि पीएम केयर फंड का क्या मतलब होता है। मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहूंगा, पीएम केयर फंड का मतलब होता है ऐसा फंड, ठीक है, ऐसा फंड जो किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, ये केवल कोरोना के लिए नहीं बनाया गया है। जो पीएम केयर फंड बनाया गया है, ये पीएम केयर फंड किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, केवल कोरोना के लिए पीएम केयर फंड नहीं बनाया गया है। किसी भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जो पीएम केयर फंड के रुपए हैं उसे उस प्राकृतिक आपदा में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो पीएम केयर फंड का जो निर्माण होता है वो 28 मार्च 2000 जो पीएम केयर फंड का निर्माण होता है वो 28 मार्च 2020 को होता है, ठीक है। इसमें जो है आप 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए कुछ भी दान कर सकते हैं। इसमें कितने भी बड़ी रकम आप दान करते हैं तो दान जो है 100% टैक्स फ्री था, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका जो रखा गया था कितना रुपए आपको जमा करना है, अर्थात 3100 करोड़ रुपए का एक लिमिट रखा गया था, कितने रुपए कम से कम जमा करने हैं। और ये सभी रुपए जो है वर्तमान में कोरोना पर लगेंगे, ठीक है। एक बॉक्स में मैंने और रखा है वंदे भारत मिशन। कोरोना काल में विदेश में फंसे लोग जो भारत आने के लिए लालायित थे, जो भारत आने के लिए परेशान थे, जो भारत में आकर के अपनी जिंदगी शुरुआत करना चाहते थे, अर्थात जो लोग भारत को गरीब समझते थे, विदेश जाकर कमाते थे, उन्हें समझ में आया अपने देश की कीमत क्या होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 7 मई 2020 को वंदे भारत मिशन की शुरुआत करते हैं। और वंदे भारत मिशन में ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तो वंदे भारत मिशन से पूरे विदेश से आया हुआ व्यक्ति अपना खर्चा खुद वहन करेगा। अर्थात कोई गरीब व्यक्ति है तो वह जो है सरकार उसे पैसा नहीं देती थी, खुद आपको अपना खर्चा वहन करना पड़ता था विदेश से आने के लिए, ठीक है। चलिए, हमने आगे एक चीज और बॉक्स में किया है जिसे कहते हैं कोवैक्सीन। अब अभी तक आपने कोवैक्सीन का नाम जरूर सुना होगा। कोवैक्सीन का मतलब है एक ऐसा वैक्सीन जो भारत बना रहा है, ठीक है। तो कोवैक्सीन का निर्माण कौन कर रही है, इसका निर्माण जो है भारत बायोटेक कंपनी कर रही है। अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पाया है। जब इसका निर्माण प्रक्रिया जुलाई में चल रही थी तो उस समय कहा गया था कि कोरोना को जो कोवैक्सीन है वह जो है 15 अगस्त तक लॉन्च किया जा सकता है। कुछ बाहरी आवाजें आपको सशंकित कर सकती हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है। एकदम स्ट्रेट होकर के हमें अपनी कठिनाइयों को दूर करना है। ये हमें हमारे आसपास जो ये सब आवाज सुनाई पड़ रहे हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं लेनी है। हमें मैनेजमेंट करके किसी न किसी तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना है, ठीक है। जो कोवैक्सीन था उसे जो है भारत बायोटेक कंपनी चलाई थी। भारत बायोटेक कंपनी ने कहा था 15 अगस्त तक हम इसे लॉन्च कर देंगे, लेकिन ऐसा कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। वर्तमान में ऐसा कहा जा रहा है कि साल के 2021 की शुरुआत में कोवैक्सीन लॉन्च हो सकती है। यह भारत की पहली कोरोना की वैक्सीन होगी, ठीक है।
तो किसी भी वैक्सीन बनने के लिए 3 तरीके के ट्रायल देने पड़ते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। ये सभी या कुछ आप जानते होंगे। एक चीज है कोरोनिल टैबलेट। कोरोनिल टैबलेट का क्या मतलब होता है? कोरोनिल टैबलेट जो है बाबा रामदेव के द्वारा, उनकी जो कंपनी है पतंजलि कंपनी ने कोरोनिल टैबलेट का निर्माण किया था, कोरोनिल किट का निर्माण किया था और इसका इन्होंने दावा किया था कि इसे खाने से कोरोना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस दवाई को लॉन्च करने से पहले इन्होंने भारत के आयुष मंत्रालय से मान्यता नहीं ली थी। इस वजह से कोरोनिल टैबलेट जो है समाज में अर्थात बाजार में नहीं आ पाया। बाद में आयुष मंत्रालय ने इसे पूर्ण रूप से कोरोना का दवा नहीं घोषित किया, अर्थात इसे जो है इम्यूनिटी बूस्टर घोषित किया। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब होता है जब आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी तो आप कोरोना से बच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी की। दोस्तों, हमारे खून में 3 तरीके के तत्व पाए जाते हैं। एक होता है रेड ब्लड कार्पोसिल्स आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पो, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है जिसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, और उसके बाद एक होता है प्लाज्मा जिसका कोई रंग नहीं होता है, जो रंगहीन होता है प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा थेरेपी अर्थात जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो गया था उसकी प्लाज्मा निकाल करके उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया गया, अर्थात कोरोना से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर में हो गई थी। उसकी प्लाज्मा निकाल करके जो कोरोना से पीड़ित है उसके अंदर डाला गया तो व्यक्ति ठीक हो गया। ठीक है, यही होता है प्लाज्मा थेरेपी। और सबसे पहले बात की जाए कि सबसे पहले जो प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई उसकी स्थापना अरविंद केजरीवाल जी की नगरी, ठीक है, मोफलर मैन अरविंद केजरीवाल की नगरी दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें लगे थे कोरोना से संबंधित है, जो आपकी दिल्ली पुलिस की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, उस फैक्ट को मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद आप सभी का। आप अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करिए।